स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सारे दर्शकों प्रवीण मंगाड़ी की राम राम। आज भाई फिर दोबारा एक बार डॉक्टर धर्मेंद्र मानी सर से हमें मिले हैं, जुड़े हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हमने चर्चा की थी कि मोनू मानी सर की, लेकिन आज एक अलग चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है। तो सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्ते राम राम कहूँगा और अभिनंदन करूँगा कि आप लोग सभी बहुत अच्छा इस चैनल से जुड़े हैं और भाई की वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपना एक छोटा सा परिचय दे दो जी। मैं धर्मेंद्र माने सर और मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। छोटे से परिवार से निकलकर मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न प्रदेश के पदों पर और मैं कहूँ तो IT हेड, मीडिया प्रभारी और अब मैं फ़िलहाल गुड़गांव ज़िले में चुनाव प्रबंधन विभाग का ज़िला गुड़गांव का संयोजक हूँ और पार्टी में काफ़ी वर्षों से लगातार लगा हुआ हूँ। कैसी मजबूती से चल रही है? 2024 में इलेक्शन है, पहले लोकसभा के फिर विधानसभा के है, इसमें आपकी पार्टी कितनी मजबूत है सर? देखिए, पार्टी की मजबूती की बात अगर हम करें तो चुनाव हमेशा मुद्दों पर लड़ा जाता है और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने ऐसे कोई मुद्दे छोड़े होंगे विपक्ष के लिए जिनको लेकर विपक्ष कहीं मजबूती दिखाएगा। हर तरफ केवल और केवल मोदी का जो है मजबूत जलवा नज़र आ रहा है। आने वाले समय में भी मोदी का जलवा नजर आया। शायद लोकसभा में तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन जो हरियाणा की बात करें तो वहाँ कुछ लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है आपकी पार्टी। देखिए, जीवन है कभी अप और कभी डाउन, लेकिन ये तय है कि जब चुनाव आएंगे तो पूरे हरियाणा में फिर से भगवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसमें मैं कोई अतिशोक्ति या कोई अलग से बात नहीं कह रहा, क्योंकि जिस प्रकार बिना पैसा दिए इस सरकार में जो काम हो रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। आप जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले को भी बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था पिछली कुछ सरकारों ने, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो लेकर नीति चली, उसमें पूरे हरियाणा को एक साथ जोड़कर जो काम कर रहे हैं, उसके तहत लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। चाहे आप देखिए, हरियाणा का नंगल चौधरी से लेकर और जो जींद होते हुए पूरा रास्ता बिल्कुल पिछड़ा था, लेकिन जब से वहाँ पर 152D को निकाला है, वहाँ आवागमन बढ़ गया, लोगों का ज़मीनों के भाव आसमान को छूने लगे हैं, लोग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उधर जाने लगे हैं। लोग जो जयपुर से आकर पहले दिल्ली आके चंडीगढ़ जाते थे वो डायरेक्ट वहाँ से जाने लगे हैं। हिसार के लोगों को कनेक्टिविटी मिल गई, अम्बाड़ा जाना आसान हो गया, नारनौल के लोगों को जाने के लिए इधर उधर धक्के खाने पड़ते थे, उनको कनेक्टिविटी मिल गई। तो जब सरकार काम करेगी तो व्यापार के काम और अपार धनोपार्जन के काम भी कहीं ना कहीं खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। 2019 की बात करें तो आपके जो सीनियर लीडर थे, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज हार गए थे। अगर दोबारा से इस तरह की जो रिजल्ट दोहराया गया है तो शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार तो आपने JJP का सहारा लेके अपनी सरकार को कामयाब रखा, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन अब की बार शायद JJP का भी कोई वो नहीं है कि ये गठबंधन में रहेगी या ना रहेगी, वो भी सस्पेंस में है। अगर वो रिजल्ट दोबारा दोहराया गया तो उस पर क्या? देखिए, जब राजनीति की बात आती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे भी हरियाणा में हारे हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, तो हार का मुंह तो सभी को देखना पड़ा है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। तो हार जीत तो चुनाव का एक श्रृंगार है, एक जीतेगा एक हारेगा अगर चुनाव में लोग लड़ेंगे तो। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो वो पूर्णतः सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात संगठन के समझौते की JJP के साथ, तो ये पार्टी के ऊपर के नेताओं का मामला है, वो क्या तय करते हैं। जिस तरीके से वो तय करेंगे पार्टी उसी तरीके से चलेंगी। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी समझौते होते थे, हमारे समझौतों से बहुत सी सरकारें बनी। चौधरी बंसीलाल की सरकार हमारे समझौते से बनी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हमारे समझौतों से बनी। कभी भी सरकार बनी है कांग्रेस की एंटी, तो हमारे बगैर तो कभी बनी ही नहीं। तो ये तो ऊपर की पार्टी तय करती है, हमारे नेता तय करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना।
कांग्रेस में काफ़ी सीनियर लीडर है, भूपिंदर सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी है, ये भी अपने अपने जो एरिया में दमखम मतलब स्टार्ट कर दिया। जैसे हुड्डा भी रैली कर रहे थे विपक्ष आपके समक्ष, तो वो कांग्रेस पार्टी को कितना वो एनर्जी दे पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो है मैं और मेरे बापू, बाकी सब जो है खिलौने की तरह रहते हैं। हुड्डा जी ने कल परसों बयान दिया कि भाई एक डिप्टी सीएम ओबीसी का रखेंगे, एक पंडितों का रखेंगे, एक ये रखेंगे, एक वो रखेंगे, यानी राजा रहूँगा मैं, बाकी सारे वजीर। ये क्लियर है ना? नोट करिए भाई ये बात। हाँ, कि हुड्डा जी तो कहते हैं भाई राजा मैं, बाकी सारे वजीर, यानी और जातीय वजीर का काम करेगी वो हुड्डा जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री की सीढ़ी तक भी जा सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस में तो ये है कि मैं मेरा बापू, राहुल है तो सोनिया, सोनिया है तो राहुल है, वो नहीं है तो प्रियंका है, और यहाँ पे दीपेंद्र या दीपेंद्र का बापू, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप एक चीज़ देखिए, शैलजा के कोटे की सीट और दीपेंद्र को राज्यसभा भेज दिया गया, इनमें कहाँ किसी के लिए प्रेम है? इनमें केवल और केवल पुत्र मोह है, और पुत्र मोह में तो धृतराष्ट्र ने पूरी जो है साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर ला दिया था, तो इनकी तो बात ही अलग है। तो इसके बाद जो मतलब विपक्ष है वो ग्राम जो लेवल है, ग्राउंड लेवल है, शहर की बात तो हम करते हैं, ठीक है आपकी पार्टी ठीक है, लेकिन विपक्ष है वो ग्रामीण इलाके में मजबूत है थोड़ा, उस पर आप क्या कहोगे? देखो, मजबूत कहाँ है मुझे तो दिखा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण अंचल से आता हूँ, और ग्रामीण अंचल में एक आम गरीब इंसान जो पेंशन लेने जब जाता था तो पता लगता था बाबा आपकी तो कट गई, वो बेचारा अपना सा मुँह लेके आ जाता था, क्योंकि गांव में जब पेंशन बांटने लोग जाते थे तो पेंशन को खा जाते थे। 4 पेंशन खाने के बाद 5वीं में कहते बाबा आपकी फेर बनाई, ऐसे करके गांव में 20-30 लोगों की पेंशन हर बार खा जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है लोगों के खाते में पैसा जाता है। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ही कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे 25 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कहती है हम 1 रुपया भेजते हैं तो ग्राउंड के लोगों के पास 1 रुपया ही पहुँचता है। तो ये नीति में सुधार किया, और नीति और नियति दोनों में फ़र्क है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी अच्छी है और नियति भी अच्छी है, तो लोगों तक जो पैसा है वो आराम से पहुँचता है। और ग्रामीण अंचल के लोगों खेत का काम, जो खेतों में आम गरीब किसान काम करता है वो शहर का नहीं करता, वो आम गांव का आदमी है जो काम करता है। किसान भी थोड़ा नाखुश है जी आपकी पार्टी से। देखिए, किसानों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया शायद किसी ने किया हो, लेकिन किसान एक भोली कौम है, उनको बरगलाना और बहकाना बड़ा आसान है। यूपी से कुछ लोग आते हैं और वो घंटी बजा कर इनको बहका देते हैं, जबकि सरकार ने जो काम करने का सिस्टम सेट किया था वो बहुत अच्छा था, उसके दूरगामी परिणाम होने थे, लेकिन चंद लोग जो दलाल लोग हैं उन्होंने बरगलाया, जिसके कारण ये सारा मामला आज भी सामने है। किसानों के लिए इतना काम किया, अभी जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जा रहा है, शायद अगले महीने से जो आएगी वो 8,000 हो जाएंगी। एक गरीब किसान को 8,000 रुपये अगर खाद के कट्टे लाने के भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता की जा रही है। पहले की सरकार तो 6-6 रुपये के चेक भेज देती थी, और 6 रुपये के चेक को लेने के लिए व्यक्ति 6,000 रुपये फूंक देता था, पता लगता इधर फसल भी गई, इधर 6,000 रुपये पानी में गया और मिला चेक 6 रुपये का। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसने किसी भी किसान का कोई नुकसान हुआ तो बहुत अच्छे जो है उनको, यानी एक सम्मानजनक निधि उनको दी है। ऐसी निधि नहीं दी कि उसके लिए उनको निर्जलता झेलनी पड़े। जैसे बादली, मैं आपको बताऊं तो अब बेरी हलके में 6 रुपये का चेक आया था, अब वो आदमी खेत का काम छोड़कर उस 6 रुपये के चेक को लेने जाए तो बेइज्जती महसूस हो होती है। तो ये काम हुड्डा सरकार के थे। अब कौन सी नई स्कीम लेके आ रही है आपकी सरकार? कोई नई स्कीम आई है अभी? सरकार लगी रहती है लगातार नई नई स्कीमें लाने में, गांव के लोगों के काम। तो आप सरकार के प्रतिनिधि हो जी, किसानों के प्रति भी मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुआवजा जो फसल ख़राब हो रही है, कहीं सूखे की मार है तो कहीं मतलब बाढ़ की मार है, तो थोड़ा सरकार से आपसे रिक्वेस्ट करो कि मुआवजा जल्दी से जल्दी और अच्छी संख्या में दिलाने का काम करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कल ही बैठक हुई है और उसमें फैसला लिया गया है कि जल्दी से जल्दी वो जितना भी पेंडिंग है वो सारा किसानों के खाते में इज्जत से पहुँचेगा और जल्दी पहुँच जाएगा।
ठीक है जी, तो अभी हम धर्मेंद्र मानी सर बीजेपी नेता के साथ चर्चा में थे, तो धन्यवाद सभी को। प्रवीण मंगाड़ी की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।